प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतर चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा में साइंस का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए साइंस का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को साइंस के पूरे किताब से छांट करके 100 महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हूं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो अब की बार बोर्ड परीक्षा के पेपर में 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात की पूरी गारंटी है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को हर साल पेपर में पूछे जाने वाले वो सारे टॉपिक बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप तैयार कर लेते हैं तो साइंस वाले पेपर में 70 में 70 आपका पक्का हो जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बच्चों, हम ये समझ लेते हैं कि आप सभी का जो भी साइंस का किताब है वो 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो 5 यूनिट कौन कौन सा है, सबसे पहले हम इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो सबसे पहली यूनिट है वो है भैया रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। अब ये जो यूनिट है बच्चों, मात्र केवल इस यूनिट से पेपर में 20 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो सवाल कौन सा पूछा जाएगा, टॉपिक कौन कौन से पेपर में पूछे जाते हैं, सब कुछ मैं बताऊंगा। पहले आप ये यूनिट वाइज देख लो कि आपको कौन कौन से यूनिट में कितना कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। वहीं अगर बात करेंगे यूनिट सेकेंड, तो जैव जगत बायो का सेक्शन है, और बायो का सेक्शन बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर का पूछा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, ठीक है। उसके बाद से बात करेंगे यूनिट थर्ड के बारे में। तो प्राकृतिक घटनाएं, समवृत्तियां, यानी कि अगर हम बात करेंगे जो भी आपका लाइट वगैरह है, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन, उस केवल चैप्टर से आप सभी का 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यही अगर बात कर लेंगे चौथा यूनिट से मिला करके, यानी कि विद्युत का प्रभाव, ये जो आपका यूनिट है, इस यूनिट में आप सभी का 13 अंक मिलने वाला है। 13 अंक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अंत में बात करेंगे जो सबसे आपका 5वां नंबर यूनिट है, प्राकृतिक संसाधन। छोटा सा चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर हैं। इस केवल चैप्टर से आप सभी का 5 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड पेपर में प्रत्येक वर्ष बनता है। तो आइए बच्चों, हम यूनिट वाइज सारे चैप्टर का एनालिसिस करते हैं और सारे चैप्टर में कौन कौन से वो टॉपिक हैं जिन्हें तैयार करके जाना है। अगर आप ये 100 टॉपिक तैयार कर लेते हो तो इस बात को भरोसा रखिए कि भैया अब की बार पेपर में यही टॉपिक आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आपका जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, अच्छा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पहला भी चैप्टर है। इस चैप्टर में मात्र आपको इतने टॉपिक तैयार करके चले जाना है, और ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि हर साल पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, यानी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, रिएक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसको तैयार करना है। और रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, प्रकार को भी आपको तैयार करके चले जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, या इसी को वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी होती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी कि जितने भी आपके तमाम प्रकार की अभिक्रियाएं हैं सभी को आपको तैयार करके जाना है। साथ में उसका परिभाषा, एग्जाम्पल, जो भी इसका रिएक्शन होता है, इक्वेशन होता है, सबको तैयार करके जाना है। और अंत में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इसी चैप्टर से है जो कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसको भी तैयार करना है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका ये है, ठीक है ना, अपचयन तथा उपचयन अभिक्रिया। बच्चों, इस अभिक्रिया को हम रेडॉक्स रिएक्शन के भी नाम से जानते हैं, रेडॉक्स समीकरण भी जानते हैं, ठीक ना, रेडॉक्स अभिक्रिया। अच्छा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अपचयन तथा उपचयन दोनों का रिएक्शन होगा, उसको हम रेडॉक्स बोलेंगे। तो भाई इसको भी तैयार करके चले जाना है, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। अगला जो हमारा सेकेंड चैप्टर है, अम्ल, क्षार तथा लवण। अब ये जो चैप्टर है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन सा तैयार करके जाना है टॉपिक,
तो अम्ल के बारे में, अम्ल क्या होता है, अम्ल के गुण, भौतिक गुण, रासायनिक गुण, अम्ल का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है, फिर क्षार का, फिर लवण के सामान्य गुणधर्म, उदाहरण तथा इसका उपयोग। ये टॉपिक आपको तैयार करके जाने ही जाने हैं, क्योंकि पेपर में सीधा सीधा टपकेंगे ये टॉपिक। आगे बात कर लेते हैं पीएच पैमाना। अच्छा, पीएच पैमाना क्या होता है, किसी भी विलयन का पीएच पैमाना कब से कब तक वेरी करता है, इसको भी तैयार करना है। तो पीएच पैमाना की अवधारणा क्या होती है, परिकल्पनाएं क्या क्या होती है, इसको भी तैयार करके जाना है। साथ में दैनिक जीवन में पीएच का क्या वैल्यू होता है, क्या महत्व होता है, इस टॉपिक को भी तैयार करके जाना है। और अंत में बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस या धावन सोडा का निर्माण या बनाने की विधि या इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं, उसके बारे में आपको तैयार करके चले जाना है। तो ये इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं, रिएक्शन के साथ आपको पूरा बढ़िया से विधिवत समझाना होता है। ये टॉपिक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 नंबर में आता है। तो इस टॉपिक को भी तैयार करके जाना है। चलिए आगे अगर हम बात करेंगे धातु एवं अधातु, तीसरा चैप्टर आपका, इसमें आपको 3 टॉपिक तैयार करके जाने हैं। जो सबसे पहला टॉपिक है सक्रियता श्रेणी। ये जो टॉपिक है हर साल पेपर में बात करेंगे तो 2 नंबर का पूछा जाता है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है और धातु कर्म की आधारभूत विधियां कौन कौन सी होती है, इसको तैयार करके जाना है। साथ में संक्षारण यानी कि कोरोजन, कोरोजन क्या होता है और उसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक को भी तैयार करके चले जाना है। ठीक है ना। तो जितना टॉपिक बता रहा हूं सारे के सारे टॉपिक एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, सबको तैयार करके जाना है। चलिए अगला जो हमारा ये चैप्टर है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इस चैप्टर में हमको तैयार करना है मेंडलीफ की आवर्त सारणी, सबसे ज्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। इसको तैयार करके ही जाना है कि मेंडलीफ का आवर्त सारणी क्या कहता है, इसका यूज क्या होता है, कहाँ पे ये फेल हो जाता है। फेल होने के बाद जो आपका आधुनिक आवर्त सारणी आया था, इसको भी तैयार करके जाना है, आधुनिक आवर्त सारणी। उसके बाद से संयोजकता क्या होता है, किसी भी एलिमेंट का, किसी भी धातु का बैलेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसको भी तैयार करके जाना है। साथ में परमाणु संख्या क्या होता है, परमाणु क्रमांक क्या होता है, और उसके बाद से किसी भी धात्विक तथा अधात्विक गुणधर्म, किसी भी धातु का या अधातु का उसका गुणधर्म क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, पूरा आपको तैयार करके जाने हैं। तो जितना टॉपिक बता रहा हूँ ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, जो कि प्रत्येक वर्ष पेपर में पूछा जाता है। ठीक है ना। चलो आगे अगर हम बात करेंगे तो आपका है कार्बनिक यौगिक। ठीक है, कार्बनिक यौगिक, इसमें आपको क्या तैयार करना है, तो कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी अबंध, जो भी आपका कितना भी टाइप का बॉन्ड बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना, तो सभी बॉन्ड को तैयार करके जाना है कि कोई भी कार्बन और कार्बन के बीच में जो भी आपका बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या कौन कौन सा बॉन्ड होता है, सभी बॉन्ड को तैयार करके जाने हैं। साथ में समजातीय श्रेणी, ये जो टॉपिक है परीक्षा में 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है ना। और कार्बनिक यौगिकों का नाम पद्धति, अगर यही हम बात करें किसी भी कंपाउंड का, अगर हम उसका IUPAC नाम बात करेंगे, IUPAC नाम बात करेंगे, तो IUPAC नाम कभी कभी पूछा जाता है पेपर में। तो भैया आप सभी को ये भी टॉपिक तैयार करके जाने हैं, क्योंकि पेपर में पूछ देता है, 2-3 यौगिक का नाम दे देगा और बोलेगा कि भाई इसका IUPAC नाम बताइए। साथ में संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डिफरेंस क्या होता है, अंतर क्या होता है, इसको भी तैयार करके जाना है। उसके बाद से एथेनॉल, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे भाई, ठीक है ना। एथेनॉल तथा एथेनोइक एसिड का निर्माण कैसे करते हैं, रिएक्शन आपस में कैसे करता है, इसको तैयार करना है। साथ में साबुन और अपमार्जक कैसे बनाते हैं, केमिकल रिएक्शन के माध्यम से आपको देना होता है आंसर, तो इसको भी आपको तैयार करके चले जाना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार से अगर हम आगे बात करेंगे तो अगला जो हमारा टॉपिक पूछा जाएगा मेरे भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये वाला टॉपिक। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में जो कि 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है जैव जगत, बायो का सेक्शन से। तो इसमें जो सबसे पहला इसमें जो चैप्टर होता है जैव प्रक्रम, इसमें सजीव वस्तुएं क्या होती है, निर्जीव वस्तुएं क्या होती है, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इसको तैयार करना है। साथ में पौधों तथा जंतुओं में पोषण, पोषण मतलब न्यूट्रिशन कैसे हो पाता है, वो अपना भोजन कैसे बना पाते हैं, इसको तैयार करना है। और साथ में श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, तो श्वसन में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि श्वसन तथा एक होता है श्वासोच्छ्वास, दोनों में डिफरेंस क्या होता है।
उसको भी तैयार करना है। और उसके बाद से परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा क्या होती है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबको तैयार करके भाई जाने ही जाने हैं। और हम यही आगे बात करेंगे प्रजनन। प्रजनन तो जंतु तथा पौधों में प्रजनन किस प्रकार से होता है। तो प्रजनन आप सभी को पता होगा कि भाई दो तरीके होते हैं प्रजनन करने का। मतलब प्रजनन का मतलब होता है जीवन की उत्पत्ति। तो एक तो होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक। तो भैया जंतुओं तथा पौधों में किस प्रकार से प्रजनन की प्रक्रिया प्रोसेस कंप्लीट हो पाती है। तो लैंगिक भी तैयार करना है, साथ में अलैंगिक भी तैयार करके चले जाना है। उसके बाद से परिवार नियोजन की विधियां इंपॉर्टेंट है और यही हम बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल कोई भी आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखोगे, ये टॉपिक जरूर आपको मैथ दिखता हुआ नजर आएगा कि परिवार नियोजन क्या होता है और इसकी कौन कौन सी विधियां होती है, इसको किस प्रकार से सुरक्षित कर सकते हैं, और साथ में HIV और एड्स क्या होते हैं, इसको भी तैयार करके चले जाना है। और ये HIV या एड्स कब हो जाते हैं, इसको भी आपको बढ़िया से डिटेल में समझ करके जाने होंगे। साथ में बात करेंगे प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इस टॉपिक को भी तैयार करके जाना है। तो इस टॉपिक में अगर बात करेंगे तो तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो भाई इसी प्रकार से हम आगे देख लेते हैं आनुवांशिकता तथा जैव विकास। इसमें सबसे पहले आपको तैयार करना है आनुवांशिकता क्या होता है। आनुवांशिकता जो कि पूर्वजों से, यानी कि जो भी हमारे दादा परदादा या हमारे पूर्वज से जो भी गुण प्राप्त होता है उसको आनुवांशिकता बोलेंगे। तो आनुवांशिकता क्या होती है, कब होता है, इसका लक्षण क्या होता है, कारण क्या होता है, इसका प्रभाव आने वाले पीढ़ियों पे किस प्रकार से पड़ता है, पूरा आपको बेसिक टू डिटेल में आपको तैयार करके जाना है। साथ में मेंडल का योगदान। मेंडल ने आनुवांशिकता के नियम पे कुछ अपना अहम भूमिका दिया था, ठीक ना, कि लक्षणों की आनुवांशिक गति का जो नियम दिया था उस नियम को भी तैयार करके चले जाना है। ठीक है ना। उसके बाद से लिंग निर्धारण। बच्चों में जो लिंग का निर्धारण होता है किस पे डिपेंड करता है। तो हम लोग करते क्या है कि घर की औरतों को दोष देने लगते हैं। तो इसका ओबियसली एक्चुअल में रीजन किसके ऊपर जाता है, फीमेल के ऊपर जाता है कि मेल के ऊपर जाता है। आपको ये टॉपिक तैयार जब करोगे तो उसी टॉपिक में पूरा बढ़िया से विधिवत पूरा समझाया गया है। ठीक है ना। तो इसका संक्षिप्त ही परिचय आपको तैयार करके जाने हैं। उसके बाद से बात करेंगे विकास की मूलभूत संकल्पना। इस वाले टॉपिक को भी तैयार करके जाना है, कई बार पेपर में आ चुका है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लेकिन ये टॉपिक तैयार करके जरूर जाना कि मेंडल का योगदान क्या था और वांछना गति जो भी आपका आनुवांशिकता था उस आनुवांशिकता का नियम क्या होता है जो कि ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, इस टॉपिक को समझ करके जाने हैं। चलिए अब हम आगे बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चे करते क्या है साइंस में को वो ज़्यादा मतलब कि हम बात करेंगे फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। तो भैया देखो फिजिक्स में देखो जो आपका प्रकाश चैप्टर है 12 नंबर का सेक्शन पूछा जाता है। तो 12 नंबर की तैयारी पूरा बस खाली इतना चैप्टर तैयार कर लो, इतना टॉपिक तैयार कर लो, आपका यहीं से खत्म हो जाएगा। तो बात करेंगे प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन। ये जो चैप्टर है पूरा अगर हम बात करेंगे फिजिक्स का बोल सकते हैं किडनी है, फेफड़ा बोल सकते हो, इसके बिना फिजिक्स अधूरी मानी जा सकती है। क्योंकि भैया ये क्लास 10th के बच्चों के लिए सबसे बेस माना जाता है और इंटरेस्टिंग भी आपका चैप्टर है। तो इसमें तैयार करना है प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और आपका रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो परिवर्तन तथा अपवर्तन क्या होते हैं, उसके बाद से जो भी इसके दो नियम होते हैं, दोनों नियम को भी तैयार करना है। ठीक है ना। तो इस टॉपिक जो सबसे ज्यादा अगर हम बात करेंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भाई, प्रकाश का परिवर्तन तथा अपवर्तन, और उसके बाद इसके दो नियम भी तैयार करके जाना है। साथ में दर्पण क्या होता है, लेंस क्या होता है, और दर्पण और लेंस का जो आपका फार्मूला होता है, ये दर्पण के लिए फार्मूला होता है। ठीक है ना। तो ये दर्पण के लिए हो गया और ये आपका लेंस के लिए हो गया। ठीक है ना। तो ये दोनों फार्मूले को तैयार करके जाना है और इस दोनों फार्मूले पे हर साल पेपर में न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो इस दोनों फार्मूले को भी बढ़िया से तैयार करके जाना है। साथ में अगर हम बात करेंगे दृष्टि दोष, तो आंखों में दोष हो जाती है, दृष्टि का दोष हो जाता है, मतलब कि 3 प्रकार का दोष होता है। ठीक है। तो तीनों प्रकार के दोषों को यहाँ पे तैयार करके जाना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और तीसरा आता है जरा दृष्टि दोष। तो तीनों दोष कब होता है, क्यों होता है और इसका कारण क्या होता है, साथ में इसका हम निवारण कैसे कर सकते हैं, सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, सभी का पूरा बढ़िया से डिटेल में आपको तैयार करके जाना है। उसके बाद से प्रिज्म के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कब होता है, इस प्रोसेस को आपको तैयार करके जाना है। साथ में प्रकाश का विक्षेपण और विवर्तन भी कह सकते हैं। तो इस दोनों टॉपिक को भी तैयार करके जाना है, विक्षेपण वाले टॉपिक को। ठीक है।
चलिए इसी प्रकार से आपको तैयार करना है विद्युत का प्रभाव। तो विद्युत का प्रभाव से अकेले इस यूनिट से, इस चैप्टर से आपको 13 नंबर मिलने वाले हैं। इसमें बस खाली इतना टॉपिक तैयार करना है। अच्छा, विद्युत क्या होता है? सबसे पहले भाई इलेक्ट्रिसिटी को समझो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है। उसके बाद से इसी में जो भी आपका, अगर हम बात करेंगे धारा, एक तो होता है धारा, दूसरा होता है विभव या विभवांतर, ठीक है। उसके बाद से होता है आप सभी का प्रतिरोध। ये 3 ऐसे टॉपिक है भाई जो कि आपको तैयार करने ही करने हैं, और इसी तीनों पे बेस होता है आप सभी का ओम्स लॉ। क्या होता है? ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। तो जब ये बातें समझ में आ जाएगी तो ओम्स लॉ बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। तो ओम्स लॉ आपको तैयार करके जाना है, पेपर में हमेशा पूछा जाता है ओम्स लॉ कैसे डिराइव करते हैं, ठीक ना। और ये कहाँ कहाँ फॉलो करता है इसको भी आपको तैयार करके जाना है। साथ में प्रतिरोधकता क्या होता है, कारण, माने किन किन चीज़ों पे प्रतिरोध काम कर सकता है या किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो इसको तैयार करके जाना है। साथ में प्रतिरोधों का संयोजन, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, हम प्रतिरोधों का किस प्रकार से जुड़ाव कर सकते हैं। तो 2 तरीका होता है, एक तो होता है श्रेणी क्रम और दूसरा होता है आप सभी का समांतर क्रम। ये आपका दूसरा हो गया। तो दोनों सीरीज में आपको तैयार करना है। साथ में इसका फार्मूला भी पता होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। और विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है, इसको भी तैयार करना है। साथ में विद्युत शक्ति क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इसको तैयार करना है। और उसके बाद से पी, वी और आई, यानी कि पावर में, वोल्टेज में और करंट में, साथ में रेजिस्टेंस में क्या क्या रिलेशन होता है, इस रिलेशन को भी तैयार करके चले जाना है भाई, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको टॉपिक तैयार करना है। मात्र 100 टॉपिक तैयार करके चले जाओगे, इसी में से आपका काम तमाम हो जाएगा। वहीं अगर बात कर लेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वो तो था आप सभी उसमें प्रभाव, ये आपका है चुंबकीय प्रभाव। इसमें चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र। तो ये ऐसे 2 टॉपिक हैं जो कि हर साल पेपर में पक्का पूछा जाएगा कि विद्युत मोटर क्या होता है, कार्यकारी सिद्धांत बताओ, रचना बताओ, ठीक है ना। इसमें ब्रश का काम क्या होता है, साथ में वलय का काम क्या होता है, सब कुछ आपको तैयार करके जाना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये मैक्सिमम नंबर में पूछा जाता है और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 2 टॉपिक है। हम यूं कह लें तो इस चैप्टर का जो जान है, किडनी जो मैं बोल रहा था, यही दोनों टॉपिक हैं। हर साल पेपर में देखने को मिलेंगे विद्युत मोटर क्या होता है या विद्युत जनरेटर क्या होता है। जनरेटर मतलब जनित्र क्या होता है, ठीक है ना। तो दोनों में से कोई एक टॉपिक आपके पेपर में पक्का पूछा जाएगा। इस बात की मैं 200% गारंटी लिख सकता हूं, इस बात की, ठीक है ना। उसके बाद से फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, दोनों टॉपिक को भी तैयार करके जाना है। साथ में दिष्ट धारा, यानी कि जो भी आपका डायरेक्ट करंट होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, दोनों टॉपिक को तैयार करके जाना है। अगर हम यूं कहें तो अगर आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप सभी का यहां से पूरा नंबर पक्का हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं प्राकृतिक संसाधन। अच्छा, ये जो यूनिट है, इस यूनिट से 5 नंबर मिलने वाले हैं। तो भैया अगर वाकई में माँ बाप के सपनों को साकार करना चाहते हो तो एक एक नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखते हैं। तो भाई इसको भी तैयार करके जाना है। ऐसा नहीं है कि इसको हवा में उड़ा देना है, नहीं, इसको भी तैयार करना है। इसमें आपका चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। इसमें आपको तैयार करना है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत क्या होता है और गैर परंपरागत, यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी होता है, एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होता है। तो किस प्रकार से इसका परिभाषा तैयार करना है, ठीक ना। बस खाली परिभाषा याद कर लो, 400 नंबर में आ जाता है। साथ में जीवाश्मी ईंधन क्या होता है, इसको भी तैयार करिए। सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी क्या होता है। साथ में नाभिकीय ऊर्जा यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। उसके बाद से नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तुलना या साधन कौन कौन से होते हैं, पूरा बढ़िया से बेसिक तरीके से तैयार करके चले जाना है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करेंगे जो कि अंतिम नंबर हमारा यही चैप्टर है, हमारा पर्यावरण। तो पर्यावरणीय समस्या किस प्रकार से आती है, कौन कौन सी होती है, इसका कारण क्या होता है, उत्पादन कैसे होता है, इसका निवारण हम कैसे कर सकते हैं, इस टॉपिक को भी देखना है। साथ में ये टॉपिक वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा, ये पेपर में पक्का पूछा जाएगा, इस बात की भी पूरी गारंटी है। तो भैया आप सभी को पूरे के पूरे टॉपिक तैयार करके चले जाना है। अगर आप ये पूरा टॉपिक तैयार करके चले जाते हो,
यहाँ पे देखो एक और भी यहाँ पे छूट रहा है, ये वाला। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग क्या होता है, वन तथा वन्य जीवन क्या होता है, ये उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। कि कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण कैसे कर सकते हैं, तो इसमें से कभी कभी भूला भटका दे देता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे तो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होते हैं, वो टॉपिक पक्का पूछा जाएगा, ठीक है। तो भाई इस प्रकार से आप सभी को पूरे साइंस में अगर ये मैं जो बता रहा था आपका 100 टॉपिक, पूरा टॉपिक तैयार करके चले जाते हो तो ओबियसली मैं पूरी शिद्दत के साथ कह सकता हूँ कि साइंस वाले पेपर में 70 में 70 तो नहीं, लेकिन 65 से लेकर के 68 नंबर पूरी मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपका पक्का हो जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो इस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।